मेथड ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि अगर किसी चार्ज को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, बस एक ही सवाल करते हैं। ये क्या हुआ? अरे भाई, हाँ, लास्ट क्लास में एक मैग्नेटिक फील्ड का नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज चल रहा है तो हमने दो दो स्टेप बोले कर लो, मतलब एक ही स्टेप है। एक तो चार्ज को किसी जनरल पॉइंट पे मान लो, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो भी ऐसे ही फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड के हिसाब से बदलता होगा, तो फंक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल जनरल होगा। और वेलोसिटी को भी एकदम जनरल मान लो, क्या मान सकते हैं? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो वेलोसिटी लिखने में भी ज्यादा पेन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जैसा फंक्शन दिया वो लिख देंगे, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्यू वी क्रॉस बी फोर्स का फॉर्मूला है, उससे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट दिखने लगेगा। अभी एक करके देख लेते हैं। टे 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 टे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। रिकॉर्डिंग तो ऑन है, लेकिन यही वाला कलर है, कलर चेंज नहीं करने दे रहा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो इसी से करते आज। रेड कलर, करंट आई का एक लॉन्ग वायर है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे एक चार्ज है क्यू जिसका मास एम है, उसको इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से अवे फ्रॉम द वायर फेंका। लास्ट क्लास में देखा कि ऐसे कर्वेचर वाले पाथ पे जाएगा तो कभी ना कभी इसका सेपरेशन मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा। और हमको यही मैक्सिमम सेपरेशन का वैल्यू पता लगाना है। तो पहले तो प्लेन पकड़ लेते कि ये इसी प्लेन में पार्टिकल चल रहा है, तो ऐसा मान लिया कि ये लाइन को एक्स एक्सिस बोल देते हैं और वायर के लाइन को वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? तो इसमें पार्टिकल मान लो कोई जनरल पोजीशन एक्स कॉमा वाई पे है और इस समय जनरल वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप से चल रहा है। ये मानने के लिए फोटो बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको जनरली मानना है तो जिस प्लेन में है उसी प्लेन में कोई पॉइंट पकड़ लो, ऐसे जनरल लिखना है, ठीक है। तो हमने बोला कि फोर्स ऑन द पार्टिकल अगर निकाले तो फॉर्मूला था क्यू वी क्रॉस बी। क्यू चार्ज है, वेलोसिटी लिख दिया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड जो इस केस में है, अब पार्टिकल को कहां पे माना है? एक्स कॉमा वाई पे। तो बताइए इस वायर से इस समय कितना दूर है? एक्स डिस्टेंस दूर है, क्योंकि एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, तो वहां से एक्स डिस्टेंस दूर हो गया। तो हमने फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिख दिया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। समझ में आया क्या? वायर से जो डिस्टेंस चलेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट चलेगा, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया माइनस के कैप अकॉर्डिंग टू द करंट। करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो आई क्रॉस जे के बाहर है, तो अंदर वाला फील्ड माइनस के कैप हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आप देखो ध्यान से, यहां पे लिखा आई कैप, यहां लिखा के कैप।
अगर आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा, माइनस के करेंगे तो प्लस जे आएगा, तो क्यू म्यू नॉट आई बाई 2πx, ये तो हो गया पूरा कॉमन। ब्रैकेट में बचा vx, आई क्रॉस माइनस के करा तो vx जे कैप हो गया, और j क्रॉस के होता है आई, j क्रॉस माइनस के हो गया माइनस आई, तो प्लस vy माइनस आई कैप। तो इसमें j कैप के साथ जो टर्म लिखा है वो कौन से डायरेक्शन का फोर्स बताएगा, और आई कैप जिसके साथ लिखा है वो, ये दोनों, ये नंबर दोनों में मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं ए एक्स इक्वल टू क्यू म्यू नॉट आई बाई 2πx, ऊपर लिख दिया, देखो ये कितना, आई कैप के साथ क्या लिखा है, हाँ वी वाई, और यहां लगा दिया माइनस साइन, ठीक, और एम नीचे लिख दिया। एम क्यों लिख दिया, एक्सेलरेशन लिखेंगे तो फोर्स अपॉन, और हमने कौन सा वाला फोर्स लिखा है, आई कैप वाला फोर्स लिखा है, तो एक्स एक्सिस के एक्सेलरेशन आ गया। आप लोग पहचान नहीं पा रहे लग रहा है, इसमें समथिंग आई कैप आ रहा है, समथिंग जे कैप आ रहा है। आप वी वाई वी एक्स से कंफ्यूज नहीं होना है, अंदर क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन कौन सा, आई कैप में कौन सा वाला है, तो वी वाई आएगा भाई, आई कैप के हिसाब से एक्स लिखा, समझे क्या, वी वाई और वी एक्स के हिसाब से नहीं लिखा है, समझे, वी वाई वी एक्स तो नंबर है, वैल्यूज है ना, समझे क्या। हमने वेलोसिटी वी एक्स आई कैप माना प्लस वी वाई जे कैप माना, तो वी एक्स और वी वाई तो केवल मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट होंगे ना, जैसे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो 3 थोड़ी ना डायरेक्शन बोल रहा है, डायरेक्शन कौन बोल रहा है, तो आई कैप जिस नंबर के साथ लिखा है वो एक्स एक्सिस का फोर्स हो गया, मास से डिवाइड करेंगे तो एक्स का एक्सेलरेशन। ऐसे ही वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन लिखना है तो जे कैप के साथ जो नंबर लिखा वो पूरा लिख दो, जे कैप के साथ जो नंबर लिखा वो लिख दो, मास से डिवाइड कर दो, तो क्यू म्यू नॉट आई वी एक्स डिवाइडेड बाई 2πmx, करेक्ट। अब इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ये अभी दिखाई, इसलिए सूंघना पड़ता है, सूंघेंगे दोनों को, हिट एंड ट्रायल, कुछ अप्लाई करेंगे, समझ रहे, सूंघते कैसे हैं, इसको डेरिवेटिव की टर्म, सूंघना, स्निफ कर रहे हैं ना, समझ गए क्या, कुत्ते खाने से पहले सूंघते हैं भाई, क्या खिला रहे हो, जहर तो नहीं खिला दे रहे हो, ठीक है ना, तुमने दिया कि गाजर खिला दे, कुत्ते को नहीं खाएगा, क्यों, सूंघ लेता भाई, और वहीं तुमने हॉट डॉग दिया तो देखने में वैसे ही लग रहा है, क्या भाई, तो सूंघना पड़ेगा, सॉल्व कौन सा हो रहा है, देखो कैसे सूंघते हैं, dvx बाई dt लिखा, ये समझ गए कैसे, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज हो गया इक्वल टू माइनस क्यू म्यू नॉट आई बाई 2πm x लिख दिया, और यहां vy को लिख दिया dy बाई dt, ठीक, इसको देखते हैं, ये ठीक, अब dt से dt हटा देते हैं, इधर भी dt के सामने dt हटा देते हैं, इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसमें भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, दोनों में से कौन सा इंटीग्रेशन हमसे सॉल्व हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा, तो कोई चैलेंज लेना है क्या, फर्स्ट वाला ही सॉल्व करें, दो में से जो हो जा रहा है उसे सॉल्व, समझ गए क्या, ऐसा जरूरी नहीं कि दो में से एक भी सॉल्व नहीं होगा, अगर 3 है तो कोई एक तो सॉल्व होगा, हो सकता है 2 सॉल्व हो सकता है, तीनों सॉल्व हो सकता है, तीनों से एक एक रिलेशन बने जिससे फिर फाइनल आंसर बन पाए, तो जो भी पॉसिबिलिटी हम दूर से देख के, जैसे यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे तो मुझे पता था क्या कौन सा वाला इंटीग्रेशन हमसे सॉल्व होगा, मालूम नहीं है, पहले लिख लो, उससे देख लो, इसमें dx अपॉन x है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसमें dy अपॉन x है, तो dy x को इंटीग्रेट नहीं कर सकता ना, dx अपॉन x इंटीग्रेशन हो सकता है, यहां पे क्या होना चाहिए था, y का फंक्शन होना चाहिए, y का फंक्शन तो है नहीं हमारे पास, नहीं है तो या तो कोई तरीका होगा जिससे x हटा के y बैठा पाए, लेकिन ये तो फ्री में ही सॉल्व हो रहा है, तो उसको उसमें क्यों घुसते हैं, यहीं सॉल्व कर देते हैं, तो बोलो dvy का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ y को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, हमको कौन सा वाला सेपरेशन निकालना है, मैक्सिमम सेपरेशन के समय
वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है? फोटो 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 देखो, फोटो फोटो फोटो, मैक्सिमम सेपरेशन दिख रहा है क्या? हम जनरल पॉइंट नहीं सॉल्व कर रहे, मैक्सिमम सेपरेशन के लिए इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। तो मैक्सिमम सेपरेशन के समय पे यहां पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है? ला 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 ला, लल्लू निकले। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल चलता है तो उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज, यहां पे जो वी एक्स वी वाई का अगर मैग्नीट्यूड निकाल दे तो वी नॉट आएगा, लेकिन वहां पे वेलोसिटी का सारा वैल्यू किधर की तरफ है? वाई एक्सिस की तरफ है, तभी वो मैक्सिमम सेपरेशन में। अगर ऐसे होता तो और आगे जा रहा है, समझ गए क्या? ऐसे होता तो पहले से ही अंदर आ गया है, अभी वो किधर चलना चाहिए? वाई एक्स। आप समझो, हम लोग इस सेपरेशन को मैक्सिमम क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि अभी टेढ़ा जा रहा ना, बाहर और जाएगा भाई, इसको क्यों बोलेंगे? उसके अगले वाले पॉइंट पे बोलेंगे। तो इसको क्यों नहीं मैक्सिमम सेपरेशन बोल रहे? क्या अभी भी टेढ़ा जा रहा है? तो कब मैक्सिमम बोलेंगे? जब वाई के पैरेलल होगा तभी मैक्सिमम बोलेंगे। कि उसके बाद क्यों नहीं बोलेंगे? कि उसके बाद तो अंदर आ गया ना, तो उसके पहले ही समझ गए क्या? ये तो हुआ लॉजिक से, कि दिखने में ही लग रहा है सर कि अगर टेंजेंट लगाएंगे तो मैक्सिमम सेपरेशन वाले पॉइंट पे वेलोसिटी वाई वायर के एकदम पैरेलल दिखेगी, वही वाले पॉइंट तक का हमें सेपरेशन निकालना है, समझ गए क्या? तो सारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? तो सारी वेलोसिटी थी कितनी? वी नॉट थी, तो यहां पर भी वेलोसिटी वी नॉट ही क्यों रहेगी? क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज। रास्ते में इस पॉइंट पर स्पीड कितनी है? इस पॉइंट पर कितनी है? इस पर कितनी है? चेंज नहीं होती। मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड में केवल मैग्नेटिक फील्ड है यहां। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है क्या? ग्रेविटेशन भी है क्या? कोई और फील्ड नहीं है। सो ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड, वेदर इट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज। काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ये वी नॉट लिख दिया। दूसरा मैथमेटिकल तरीका, हमको क्या चीज मैक्सिमम पता लगानी है? ये जो सेपरेशन किस कोऑर्डिनेट को बोल रहे हैं, एक्स को या वाई को? ये वाला लाइन क्या है? ये एक्स है। अगर एक्स को मैक्सिमम कर देंगे तो dx बाई dt का वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं। जो भी चीज मैक्सिमम होगी उसका डेरिवेटिव। तो बोलो, अगर x को मैक्सिमम कर दिया तो dx बाई dt जीरो हो गया। dx बाई dt किसको बोलते हैं? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग वाली वेलोसिटी जीरो हो गई। इस मोमेंट पे vx जीरो है, तो vx जीरो है तो कौन सा बच गया? तो अभी टोटल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता, तो या तो मैग्नीट्यूड vx vy दोनों में होता। अगर vx जीरो है तो सारा v नॉट किसके पास है? तो ये v नॉट का वैल्यू ही यहां पे। चलिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, और x का वैल्यू कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? ये d क्या है और x कौन सा वाला है? मैक्स, क्योंकि ये वेलोसिटी कौन सी वाली लिखी है? मैक्सिमम सेपरेशन वाली, तो x का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। यहां पे लिख दिया v नॉट इक्वल टू क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई m, और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया ln x बाई डी। अब ये सबको इधर पहुंचा के ln हटाओगे, ये सब सॉल्व कर लोगे। तो x का वैल्यू लिख रहा हूं मैं, d इंटू ई का पावर 2 पाई m वी नॉट अपॉन क्यू म्यू नॉट आई। जरा दिमाग लगा लो भाई। 2 पाई m वी नॉट दिखा, क्यू म्यू नॉट आई नीचे आ गया वो दिखा, ln हटाओगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, और d ऊपर पहुंचा दोगे तो x आ जाएगा। अब देखें, इसमें तो अच्छा लग रहा है रिकॉर्डिंग में। ओ, सर इंक की थिकनेस थोड़ी ज्यादा है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या ज्यादा है? वो चमक ज्यादा रहा है, मतलब कि, और ये धीरे धीरे गायब भी होता जा रहा। नहीं दिखा? क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा।
चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। साइक्लोट्रॉन, ये फोटो देख लो पहले, इसी फोटो पे ही कहानी चलेगी। आपको ये दिख रहा होगा कि छोटा सा गोला मैंने बना रखा है और छोटा सर्कल में घूमने वाला है। एक हाँ ये देखो सर्कल बड़ा होता जा रहा है और चार्ज पार्टिकल घूमता जा रहा है। आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है एक ब्लू और फिर ऑरेंज, ऐसे दो सेमी सर्कल्स हैं, है ना। और अब दिख रहा होगा कि ब्लू वाला जो सेमी सर्कल है वो कभी ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज वाला कभी ब्लू हो जाता है। ब्लू वाले को प्लस बोल रहे हैं, ऑरेंज वाले को माइनस बोल रहे हैं। देखो अब टक 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 कलर चेंज कर रहा है कि नहीं। और इसी कलर चेंज की वजह से पार्टिकल घूमते जा रहा है। अब घुमाने के लिए ये जो ऊपर ऊपर एरो बन रहे थे, जो एरो उड़ रहे हैं ऊपर की तरफ, यही एरो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चलिए मैं आपको अब खेल समझा देता हूं क्या हो रहा है। इसमें तो बहुत अभी भी चमक है। चलिए ये वाले फोटो पे ही समझ लेते हैं। ये जो एक डब्बा है उसको डी कहते हैं। गेस करो क्यों कहते होंगे। हाँ, आलस इतना है कि ऐसे ही नाम रख दिया है कि डी है ये। इसके बीच में चार्ज पार्टिकल है, जल्दी से कर रहे हैं। यहां पे लिखा ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब हमारे घर का ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो होता है करंट का। आपने कभी देखा सॉकेट में या हमारे उसमें कोई भी एपरेटस खरीदो या बल्ब खरीदो तो उसमें लिखा रहता है, रेटिंग वगैरह लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि अप्लाइड वोल्टेज इज 200 टू 220 वोल्ट या 220 टू 240 वोल्ट या कई बार 220 वोल्ट ही लिखा रहता है। और साथ में फ्रीक्वेंसी भी लिखा रहता है 50 टू 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज। नॉर्मली हमारे घर में जो करंट आता है उसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब है जैसे अगर सॉकेट है उसके जो पिन है, पॉइंट है, वो पॉइंट में एक पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और दूसरा वाला नेगेटिव रहेगा और फिर बदल जाएंगे। पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसा 1 सेकंड में 50 बार होगा। समझ गए। तो 50 बार करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल चलेगा और नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगा। अगर एक बल्ब लगा दे तो उस बल्ब में 1 सेकंड में 50 बार करंट इधर और फिर इधर, इधर और इधर, इधर और इधर ऐसे फ्लो करेगा। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कभी मूव कर ही नहीं पाएगा। वो इलेक्ट्रॉन बैठा है बीच में, एक थप्पड़ इधर लगा तलाक, और फिर इधर से लगा, फिर इधर से लगा, और 1 सेकंड में 50 थप्पड़ इधर और 50 थप्पड़ इधर लगे तो वो बीच में गर्म हो गया है, हीट बनती जा रही है, बल्ब चमकता जा रहा है। एवरेज 0 ही दिखेगा आपको। लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऐसे ही चलेगा हमारे पास। ये वही ऑसिलेटर है, एसी सोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एसी सोर्स मान लो इस टर्मिनल को नेगेटिव और इसको पॉजिटिव बनाए और बीच में मैं पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इस साइड नेगेटिव प्लेट है। समझ गए क्या। लेकिन ये हॉलो कंडक्टर है तो कंडक्टर के हॉलो रीजन के अंदर घुस गया। हॉलो है अंदर से, बीच में ऐसे स्लिट कटा हुआ है, केवल प्लेट ऐसे हॉलो। तो इधर जो हवा में है तो चलते हुए गया नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव मेटल की तरफ, और डी के हॉलो वाली जगह के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही जैसे ये गया और इधर घुसते ही ये एक्सेलरेट हो चुका है, यानी कि यहां से यहां तक जाते जाते इसका वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ गया। छोड़ा तो 0 वेलोसिटी था, सामने नेगेटिव प्लेट दिख रही है तो चलते हुए गया एक्सेलरेट होके। अंदर गया तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेट कर रहा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको घुमा के सेमी सर्कल बना देगा। तो ये ऐसे घुमा और सेमी सर्कल में आ गया। अब सेमी सर्कल बना के ये फिर बाहर निकलेगा। जितनी देर में ये सेमी सर्कल बना के बाहर आया उतनी देर में मैंने इसको प्लस और इसको माइनस कर दिया। तो ये चार्ज जैसे ही बाहर आया, सामने वाला प्लेट अब उसको नेगेटिव दिख रहा है तो क्या करेगा, उस नेगेटिव की तरफ फिर से एक्सेलरेट हो जाएगा। उस एक्सेलरेशन से यहां तक थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। उस बढ़ते हुए स्पीड से जब अब घुसेगा तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको थोड़े बड़े सर्कल में घुमा देगा क्योंकि mv/qb बढ़ गया। थोड़े बड़े सर्कल में घुमाएगा तो ये ऐसे घूम के इधर से सेमी सर्कल बना के बाहर निकलेगा। फिर तब तक हम इसको फिर से नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देंगे। कुछ समझे क्या। तो ऑसिलेटर का काम क्या है, जितनी देर में ये इधर से इधर घूम के अंदर से बाहर आए तब तक वो साइन अपना पलट दे। पलटने के बाद सामने हमेशा अपोजिट टर्मिनल दिख रहा है तो वो क्या कर रहा है,
फिर एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट होके यहां पहुंचेगा तो उसका स्पीड यहां से यहां तक में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये थोड़े और बड़े सर्कल में चलेगा। फिर इधर से इधर एक्सेलरेट हुआ, फिर ऐसे चला, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर ऐसे चला। कुछ समझे क्या? तो ऐसे धीरे धीरे पाथ भी बढ़ता जाएगा और स्पीड भी हर बार बढ़ता जाएगा। समझ गए? अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है और 50 बार ये चार्ज इधर गया और 50 बार इधर गया, यानी 100 बार क्रॉस करा बीच की जगह को, तो हर बार 10 वोल्ट का एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है। तो 50 बार इधर और 50 बार इधर, यानी कि 100 बार 10-10 वोल्ट इसको मिल गया। तो आपको लगेगा 1000 वोल्ट की बैटरी की ताकत इसके अंदर आ गई। समझ गए क्या? मतलब ये उसी स्पीड से चलेगा जितनी स्पीड से 1000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करके चलता। हमारे पास कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट है केवल। तो 10 वोल्ट की बैटरी में 1000 वोल्ट का मजा। चार्ज पार्टिकल को क्या फील हो रहा है? 1000 वोल्ट पे एक्सेलरेट हो गए। समझ गए? तो उसके लिए 1000 वोल्ट की बैटरी बनाने की हमको जरूरत नहीं है। हमको केवल क्या करने हैं, इसके नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ाते जाने हैं। जितने हो तो इतना बड़ा ले लोगे, वो धीरे धीरे सर्कल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो और बड़े सर्कल बनाते जाओगे तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, इससे क्या होता है, हमको मान लो केवल 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही बाहर, मतलब चार्ज है 50 मीटर पर सेकेंड एक बार हो जाए तो हम चाहते बाहर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है, mv/qb होता है। यहां पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाई वो भी मुझे पता है, वेलोसिटी मुझे पता है 50 मीटर पर सेकंड हमें चाहिए, और मास और चार्ज लिख दिया। उससे मुझे पता चल जाए कितना रेडियस पे घूमने पर इसकी वेलोसिटी 50 होगी। समझ गए क्या? जब 10 मीटर पर सेकंड चलेगा तब छोटे रेडियस में घूम रहा होगा। 11 पे थोड़ा रेडियस और बड़ा हो जाएगा, 12 पे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 13 पे और बड़ा हो जाएगा। तो 50 पे चाहिए तो एक पर्टिकुलर रेडियस पे होगा। मान लो इस वाली जगह पे, इस रेडियस पे जब चल रहा है तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। यहां पे मैं एक ऐसा पैसेज बनाऊंगा, केवल इतनी जगह पे उल्टा मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दूंगा। यानी कि पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था उसका अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इतनी केवल जगह पे लगा दूंगा, और यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दूंगा। जैसे ये सर्कल इधर से बना के इस जगह पर घुसेगा तो इसको मैग्नेटिक फील्ड अचानक मिलना बंद हो जाएगा, तो ये घूमना बंद कर देगा, उसी रास्ते से बाहर निकल आएगा। कुछ समझे क्या? इधर रास्ता बनाया और यहां मैग्नेटिक फील्ड गायब कर दी, उल्टा मैग्नेट लगा दिया, रंग बाहर आ गया। ये जो चार्ज बाहर आया ये कौन सा वाला है? 50 वाला है, क्योंकि हमने कहां जाके ही ये टनल बनाई है, जहां पे उसका रेडियस 50 के करस्पॉन्डिंग है। हमको अगर 20 वाला चार्ज चाहिए तो 20 के करस्पॉन्डिंग कहीं यहां, कहीं रेडियस कहीं बीच में अंदर होगा, तो हम वहां पे टनल बना देंगे। तो ऐसे तो अलग अलग जगह पे हम बना के, यानी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड से काट के कहीं से भी बाहर निकाल सकते हैं। समझ गए क्या? ये वेलोसिटी सिलेक्टर नहीं है, लेकिन वेलोसिटी सिलेक्टर किसको बोलते थे? कि बहुत सारे चार्ज ऑलरेडी चल रहे हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक वेलोसिटी हमको ढूंढनी है, वो वेलोसिटी सिलेक्टर था। ये एक्सेलरेटर है, इसमें पहला हर चार्ज कैसा चलता है? 0 पे था, इसका वेलोसिटी बढ़ा के हमने ही 50 किया। हम ही जो वैल्यू पे चाहिए उतना वैल्यू बढ़ा के बाहर निकाल लेंगे। समझ गए क्या? तो इसका काम क्या है? टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। लेकिन हाई वोल्टेज पे एक्सेलरेट करना है तो इससे बढ़िया तरीका नहीं, कम जगह में कम वोल्टेज के सोर्स से। तो हमारे पास तो 220 का सोर्स हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो 220 का सोर्स है, लेकिन वो सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। जो हमारे घर पे करंट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है, 50 हर्ट्ज है। तो हमको एक चीज तो मैनेज करनी पड़ेगी, क्या बोलो? हाँ, क्योंकि इसका पलटना फिक्स हो गया, इसका मतलब मैं क्या इंश्योर करूंगा कि चार्ज भी उतनी ही देर में घूमे जितनी देर में इसका साइन पलटता होगा। कुछ समझे क्या? तो यहां पे एक इवेंट ऐसा है जिसको हमको पकड़ना है, और वो बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज FAC। एसी लिख देते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज, आपको याद है टाइम पीरियड होता था 2πm/qb, उसको उल्टा बोलो,
ये किसी भी चार्ज क्यू का मैग्नेटिक फील्ड बी में घूमने का टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दिया, फ्रीक्वेंसी आ गया। और वो क्या है? एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी अलग से सोर्स पे डिपेंड करता है, कहां से आ रहा करंट उस पे डिपेंड करता है, वो अलग फिक्स है। और चार्ज घूमने का फ्रीक्वेंसी ये है। अगर आपको हमेशा चार्ज को एक्सेलरेट कराना है तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच करनी चाहिए। उससे क्या होगा? जितनी देर में घूम के चार्ज आएगा उसको सामने वाला प्लेट फिर नेगेटिव दिखेगा, उसके फिर घूम के वापस आएगा फिर सामने वाला, बीच का गैप नेग्लिजिबल है। समझिए ना, दोनों डीज के बीच में जो गैप है बिल्कुल कम है। तो आप नहीं कहना ये रास्ता लंबा हो गया, नहीं, ये ऑलमोस्ट सर्कल घूम रहा, आधा सर्कल फिर चेंज, फिर आधा सर्कल फिर चेंज, ठीक है ना। दूर रखने से कुछ नहीं होता। अगर 10 वोल्ट का बैटरी लगाया तो कितना भी पास रखोगे 10 वोल्ट का ही एक्सेलरेशन मिलेगा हर बार उसको। तो फ्रीक्वेंसी रोटेशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड ना, तो हम बोलेंगे फॉर, देखो स्टेटमेंट समझना, इस शब्द को जानते हो? रेजोनेंस किस शब्द को कहते हैं? एनर्जी देने वाला सोर्स और एनर्जी रिसीव करने वाले सोर्स का नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर तो सोर्स कौन है? एसी सोर्स एनर्जी दे रहा है, और रिसीव कौन कर रहा है? जो चार्ज घूम रहा है वो रिसीव कर रहा है। अगर उसका फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया तो हर बार वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी हर बार एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इंक्रीज होता। कुछ याद आया क्या? तो फॉर रेजोनेंस एसी का जो फ्रीक्वेंसी है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज है, अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज हो गया, ये सोर्स का फ्रीक्वेंसी हो, ये दोनों अगर सेम हो जाए तो फिर चार्ज का वेलोसिटी हर बार इंक्रीज ही होगा। अगर मैच नहीं करा तो कभी कभी चार्ज इंक्रीज करेगा फिर थोड़ा डिक्रीज, फिर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। समझ गए क्या? उसको बीट्स फॉर्मेशन कहते हैं। बीट फॉर्मेशन, बीट्स बीट्स बीट्स। हाँ मतलब कर सकते हैं, लेकिन बहुत सफिशिएंटली लार्ज हो जाता है। कर सकते हैं हाँ। हाँ लेकिन देखो क्या है, हमको जैसे मान लो तुमने बोला कि एक रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें अल्फा पार्टिकल को ले जाके गोल्ड फॉइल, गोल्ड न्यूक्लियस पे टक्कर मारनी है, तो अल्फा पार्टिकल बेटा भगाओगे कैसे? समझ रहे हो ना? तो अल्फा पार्टिकल तुम्हारे पास है, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम को गर्म किया गर्म किया गर्म किया, टक टक इलेक्ट्रॉन निकल गए उसके अल्फा। अब अल्फा को भगाओगे कैसे? अल्फा को छोड़ दो इसके अंदर, घुमा घुमा के, और एक पर्टिकुलर रेडियस पे तुम गोल्ड फॉइल लगा दो, वहां से टक 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 इधर से अल्फा निकलते जाएंगे, टकराते जाएंगे, है ना। तो बहुत एक्सपेरिमेंट में हमको चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करके किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट से टक्कर मारनी है, तो हम लोग यही सब करेंगे। लेकिन यूजुअली बोलते हैं कि इसको ना हेवियर पार्टिकल भगाने के लिए काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेट करता है। इलेक्ट्रॉन फिलेक्ट्रॉन तो इतने एक्सेलरेट हो जाएंगे कि तुम्हारे कंट्रोल से बाहर भग जाएंगे, गायब, तुम इलेक्ट्रॉन ऐसे गायब होता है यहां से इसमें। हाँ तुम लोग स्कूल वाले टीचर के सवाल पूछते हो एकदम, मुझे तो कुछ होता नहीं उनसे। हाँ हाँ ये 2 पाई से बन रहा है ना। पाई जो होता है वो 22/7 है, उसी हिसाब से कुछ बनता है ये, कि ये जो 22 का फैक्टर इसमें घुसता है शायद, नहीं बता। इसको वैसे कर सकते हैं डिराइव, अभी एसी आने दो, शायद उसमें दिखने लगेगा हमको। तो कोई आसान कॉइल पकड़ेंगे फिक्स्ड साइज का, तो उसमें बनना चाहिए 2 पाई का फैक्टर, मतलब पाई के फैक्टर्स बनने चाहिए कुछ, उसमें ही आता होगा मैग्नेटिक। अब ये देखो ये हमारा
3 हिस्से में चैप्टर था, थोड़ा याद करते हैं। फील्ड पढ़ा हमने, स्ट्रेट वायर, सर्कल और सोलेनॉइड पढ़ लिया, याद आ गया। फिर सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, टॉरॉइड भी कर लिया, है ना। और शीट वाला भी, म्यू नॉट K/2। तो कुछ 7-8 रिजल्ट्स हो गए, उनका लिस्ट बनाओ भाई। ये तो फील्ड हो गया। फिर हमने फोर्स करा। अब फोर्स में 2 हिस्से पढ़ रहे हैं। एक हो रहा फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला QV×B, ये पढ़ लिया है। इसमें ही हमने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल या हेलिकल, 3 तरह के रास्ते देख लिए। स्ट्रेट लाइन कब आया था? जब वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दोगे तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखोगे तो सर्कल चलेगा, और अगर टेढ़ा रखोगे तो हेलिकल चलेगा। तो हेलिकल का 1-2 सवाल और सॉल्व करना चाहिए हमें, मैं करा दूंगा अलग से, या उसमें दिया हुआ है अपना बुकलेट अभी भेजा ना, डीपीपी। डीपीपी देखा आपने? कितने डीपी भेजे? हाँ 6 भेज दिए हैं, 7 और 8 2 और है। 8वां डीपीपी का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो यस नो वाले सवाल है, वो आखिरी वाले टॉपिक के हैं। 7वां इसके बाद वाला टॉपिक है। तो 6 तक यहां पे पहुंच गए हम लोग वायर में। तो देखो, ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज। अब हम लोग बात करेंगे वायर पे फोर्स की। जैसे मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा था? आपने बोला चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, और करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? वायर भी बना रहा है। और अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस पे लग रहा है? उन्हीं दोनों पे लग रहा है, ठीक है ना। तो चार्ज पर भी लगेगा, चार्ज वाला केस हमने पढ़ लिया। लेकिन आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना क्लियर, ये चार्ज पर फोर्स लगा कौन रहा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये चार्ज किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया। तो ये चलता हुआ चार्ज खुद भी मैग्नेट है, और किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया, तो मैग्नेट से मैग्नेट का आपस में फोर्स आ गया। ऐसी वायर खुद भी मैग्नेट है, करंट कैरिंग वायर क्या बनाता था? मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। और जब ये वायर को किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट, आपस में फोर्स लगेगा। समझ गए क्या? तो हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? देखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। बहुत सारे केसेस हैं, तो अभी इसको बार बार रिवाइज करके इसको क्लियर कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर के बाद अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वो चैप्टर में इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज होगा। मतलब उस चैप्टर की कहानियां अलग हैं, और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी वहां पे यूज होंगे। तो क्या होता है कि इस चैप्टर के फॉर्मूले जब दूसरे चैप्टर में एज इट इज यूज होने लगते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ा था या उस चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि सारे केसेस आपको एक जैसे ही लगेंगे। वायर है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, फोर्स पूछ रहे हैं, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, लेंथ पूछ रहे हैं, यहां पर भी वैसे ही है। तो थोड़ा ध्यान देना, आप ये जो केसेस कर रहे हैं इनको याद करने की कोशिश करना। ये 3 केस याद हो गए क्या? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के हैं। अभी हम वायर पे फोर्स लगाएंगे, उसमें भी हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ही एग्जांपल है, हालांकि 2-3 एग्जांपल हम नॉन यूनिफॉर्म वाले भी कर लेंगे सेफ साइड। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ऐसा सवाल है, ठीक। तो हमने लिखा वायर of current I is kept in external magnetic field B, then force on DL length of the wire। आपने नीट का पेपर देखा कल का? मैग्नेटिक, एक तो बायो सेवर्ट लॉ का ही सवाल था, वो भी आया। हाँ, ऐसे मतलब ये तो थोड़ा सा अच्छा ठीक पेपर था, मतलब तब भी लल्लू ही है, समझ में। खैर आप ट्राई करना, जो अभी तक पढ़ रहे हैं उसमें से ट्राई करना और देखना। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ी हुई हैं,
कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है, बस वो चीजें फैक्ट याद रहने चाहिए। जो भी है, मतलब हम ज्यादा पढ़ते हैं, जितना आ रहा है उससे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे रीच के बाहर चला जाए। फिर भी चीजें याद ही रखनी पड़ती हैं, फॉर्मूला, रिजल्ट, ये सब याद रखोगे तभी हो पाएगा। वायर ऑफ करंट आई इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, देन फोर्स ऑन, देखो कितना लेंथ ले रहे हैं। वायर का लेंथ बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी हम फोर्स किस पे ले रहे हैं? तो अगर पूरे वायर पे पूछा जाएगा तो फिर हम पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे, देखेंगे डायरेक्शन क्या आ रहा है, किसी फोर्स का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, किसी का ऐसे आ रहा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे। अगर सबका डायरेक्शन सेम आ रहा था सीधा इंटीग्रेट करेंगे। तो वो एक अलग केस हो गया। मैंने मान लीजिए वायर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ले लिया, इसमें वायर में बीच में एक सेगमेंट ले लिया जिसका लेंथ है डीएल, और करंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में, मतलब डीएल विल बी टेकन इन द सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें कैसे पता डीएल ऊपर लेना है कि नीचे? तो करंट ऐसे फ्लो होकर ऊपर की तरफ जा रहा है तो डीएल का एरो ऊपर है, इससे मैच करेगा, समझे? अगर करंट ऊपर वाले एंड से नीचे की तरफ आ रहा होता तो डीएल वेक्टर नीचे, आपको आई डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? कोई बना रहा है, यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा होगा, मुझे क्या मतलब, ठीक है ना? हो सकता है कोई वायर रखा हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है। डीएल की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है। अगर आगे डीएल पे कोई मैग्नेटिक फील्ड बी1 है तो वहां पे बी1 के हिसाब से फोर्स लगेगा, यहां पे बी है तो बी के हिसाब से, मतलब फील्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन जिस पॉइंट पर डीएल है उसी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें लिखनी पड़ेगी। समझ गए क्या? फोर्स का फॉर्मूला है डीएफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। फोर्स का ये डीएफ इज इक्वल टू आई डीएल बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है तो हम एफबीआई, एफबीआई याद है? तो इसमें बहुत प्रॉपर एफबीआई काम करता है, लेकिन राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल वाला भी कर सकते हैं। डीएल किधर है? ऊपर है, ये डीएल जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो डीएल क्रॉस बी करेंगे तो थंब नीचे गया, मतलब इस छोटे टुकड़े पे फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, ठीक है? नहीं आ रहा? उल्टा, डीएल और बी और फोर्स इनटू द प्लेन। तो इसको याद कर लो, इसको तो याद कर लो, सिंपल है। पहला केस, मैग्नेटिक फील्ड कैसा ले रहे हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखना कितना आसान आंसर बनेगा। ये वो कोई वायर है पीक्यू और इसमें करंट आई है। सवाल पूछा इस पीक्यू, पी से क्यू के वायर में मैग्नेटिक फोर्स क्या है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिया है, यानी यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन सेम है बी। तो हमने बोला कि इसमें फोर्स का फॉर्मूला आप लिखो आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, सीधा आई एल बी कर दो। और एल इफेक्टिव का मतलब स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पी टू क्यू। पी क्या है? वायर कहां से कहां तक है, लेकिन पी से क्यू में असली लेंथ क्या है उसकी चिंता मत करो। आप पी से क्यू को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो और करंट भी किधर से किधर फ्लो करो। जो असली रास्ते में करंट चल रहा है वो किधर से किधर जा रहा है, तो हम इस वायर में भी पी से क्यू और इस लेंथ को लिख देंगे एल इफेक्टिव, ठीक है? मान लीजिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, बताओ फोर्स का डायरेक्शन। लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। ऊपर जा रहा है करंट, यानी डीएल, बी अंदर है, डीएल क्रॉस बी करा तो राइट हैंड रूल से लेफ्ट आ गया। नहीं तो इससे भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, थंब इधर लेफ्ट में जा रहा, दिख रहा है क्या? दिखा भाई?
करो। हाँ, एग्जाम में तभी होगा जब यहाँ पे हो पाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, एफबीआई कर लो, एफबीआई। तो इधर फोर्स आ गया, तो आपको इसमें लग रहा है कि ये तो फोर्स लेंथ के परपेंडिकुलर लग रहा है, दिख रहा है क्या? चलिए इस सवाल को मतलब एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मैंने एक सेमी सर्कुलर वायर दे दिया आपको, सेमी सर्कुलर वायर, और बोला इस वायर का सर्कल का रेडियस आर है, इसमें करंट आई है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बी है, आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो कर रहा है इस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन पूछा फोर्स का आंसर बताओ। तो पहला तो आपको दोनों एंड को ज्वाइन कर देना है, आपको वायर का एक्चुअल शेप नहीं देखना है, समझ गए क्या? यूनिफॉर्म, ये बड़ा चालाकी भरी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए पूछा भी बहुत जाता है कि अगर टेढ़ा मेढ़ा वायर दे देंगे ऐसा जिससे कि तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओ, तो आदमी को फोटो देख के ऐसे डर जाएगा कि अरे बाप रे इसका कैसे निकाले, लेकिन उसमें बोल ही नहीं रहा एक्चुअल शेप, उसमें क्या बोल रहा है, ओए दोनों एंड के बीच में स्ट्रेट लाइन। अभी फिर से चला दिया टिकटॉक तुम लोग ने, कितना लेंथ हो गया? तो आई टू आर, आर लिखना था, 2r इंटू बी, आज ये काम ही नहीं कर रहा भाई, आई 2r इंटू बी। बैटरी तो डीसी सप्लाई है, उदयन ने लग रहा थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, बैटरी तो डीसी सप्लाई है, बैटरी तो डीसी सप्लाई होता है हाँ, लेकिन हम जो बैटरी की बात कर रहे थे वो कौन सी है? एसी सप्लाई वाली। वो बैटरी हमारे घर में जो करंट भेजता है वो एसी वाला है, लेकिन पता नहीं क्या सवाल था। चलो भाई, आई टू आर बी समझ गए क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर आया? हाँ, तो आप करंट तो ऊपर है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड कर दिया, करंट ऊपर, थंब इधर लेफ्ट में आ रहा है, करो। या फिर करंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ऐसे करेंगे तो अंदर की तरफ हाथ मुड़ रहा है, तो राइट हैंड रूल ऐसे लगाया, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, थंब गया राइट में, फोर्स हो गया। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ है इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा देना। दूसरी बात, अगर क्लोज्ड लूप है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए भाई, याद रखना, तभी बोलना जीरो। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्लोज लूप है तो नेट फोर्स जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि अगर क्लोज लूप बना दिया इसका मतलब है दोनों एंड के बीच का गैप जीरो हो गया, तो सारे वेक्टर का सम जीरो, समझ गए क्या? दो पी और क्यू के बीच का गैप निकाल रहे थे और उसको इफेक्टिव लेंथ ले रहे थे। अगर क्लोज लूप आ गए तो पी और क्यू का बीच में गैप कितना हो गया? जीरो हो गया, तो जीरो लेंथ हो गया ना फिर, तो जीरो लेंथ का मतलब फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो। एंगल बिटवीन एल इफेक्टिव एंड बी हमेशा 90 डिग्री रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, किधर भी हो सकता है। जैसे ये देखो, अगर ये सर्कल है और ये तुमने एल इफेक्टिव बना दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ दिया हुआ ऐसे, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है और ऐसे यहां पे 30 डिग्री पे चल रहा है, तो एल इफेक्टिव का वैल्यू तो 2r हो गया, समझ गए क्या? और मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में टेढ़ा चल रहा है ऐसे 30 डिग्री पे, तो आप बोलेंगे एल भी दिया हुआ है, बी भी दिया, उनके बीच का एंगल भी दिया है, तो आई एल बी साइन थीटा। अब इस सवाल में फोर्स किधर आएगा? डीएल क्रॉस बी करो, डीएल ऊपर है, बी इधर है, डीएल क्रॉस बी करो तो हम अंदर, अंदर की तरफ फोर्स हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा फोर्स परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अगर क्लोज लूप ले लें, जैसे मैंने क्लोज लूप का सर्कल ले लिया और इस सर्कल में करंट आई है और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में,
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इसमें नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन हर सेगमेंट पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, हर सेगमेंट पे फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स, ऐसा करने पर क्या ये लूप एक्सपैंड होना चाहेगा या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा? हाँ, लेकिन बताओ कैसे लग, जैसे मैंने बोला इधर मैंने डीएल सेगमेंट ले लिया, तो डीएल क्रॉस बी करोगे तो तुमको फोर्स ऐसे दिखेगा, और इसमें नीचे की तरफ जा रहा है तो इधर लगेगा। अब ये दोनों साइड के फोर्स ऐसे खींच रहे हैं इसको, नेट फोर्स कट गया है, लेकिन फिर भी अगर इस लूप के हर पॉइंट पर ऐसे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा तो ये लूप को क्या करना चाहेगा? मतलब 4 ऑप्शन का सवाल ऐसे आ सकता है कि लूप रख दिया, हाँ आया भी है एक बार, ये लूप रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पूछ लिया नेट फोर्स क्या होगा? 0, नेट फोर्स 0 है, लेकिन पूछ लिया ये लूप एक्सपैंड हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे 2 ऑप्शन है, और बोल रहा है इलास्टिक मटेरियल का लूप है, तो बोलो इलास्टिसिटी, ऐसे फोर्स लगाओगे बाहर की तरफ तो ये वाले फोटो में क्या हो जाएगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता तो डीएल क्रॉस भी करते, डीएल क्रॉस भी करते अंदर की तरफ आ जाता है, ये नीचे है ना डीएल क्रॉस अंदर, तो सब पे अंदर फोर्स लगता तो ऐसा लगता पिचक जाएगा लूप, समझ गए क्या? ऐसे केस में लूप में एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हो जाता है, ये कभी मैंने पढ़ा है क्या? एक्स्ट्रा टेंशन, अगर किसी लूप के हर पॉइंट को रेडियली आउटवर्ड खींचो तो लूप में एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। सोच के देखो क्या बोल रहा हूं मैं। एक बार आपने कभी रुमाली रोटी बनते देखी है? कैसे बनाते हैं? ये लेते हैं ऐसे बेल लेते हैं, हो जाती है, क्या करते हैं? घुमा के ऐसे ऊपर फेंक देते हैं, है ना? ऐसे घुमा के फेंकते रहते हैं तो अपने आप उसका साइज बढ़ता जाता है। हाँ, अच्छा हाथ में तो तुमने मेन कारीगर नहीं देखे, ऐसे हाथ में तो बनाते, लेकिन हाथ में बना के ऐसे घुमा देते हैं, डर हवा में उड़ते उड़ते उसका साइज बढ़ जाता है, फिर ऐसे लेके पलट देते हैं। अच्छा, पिज्जा बनाते होंगे, लेकिन घुमाने से साइज क्यों बढ़ता है? बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिससे कि फ्लो करते बाहर की तरफ, है ना? तो यानी किसी भी रिंग को ऐसे घुमा दो तो बाहर की तरफ भागेगा। अब अगर रिंग को ऐसे घुमा दे तो ये बाहर की तरफ हर पार्टिकल भागता है, लेकिन अगर कोई ऐसा रिंग है तो उसके लिंक ऐसे टाइट आ जाएंगे। तो किसी भी जगह पे अगर बाहर की तरफ फोर्स लगाओ तो उसके पार्टिकल एक दूसरे को फोर्स लगा के टेंशन डेवलप करते हैं। मतलब बाहर की तरफ भाग रहा है लेकिन टूट के ऐसे टुकड़े टुकड़े होके बाहर नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है पार्टिकल ने एक दूसरे को पकड़ा रखा है, बस फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इसलिए उनका फ्लो एक्सपेंशन हो रहा है। नहीं वैसे, हाँ सरफेस टेंशन पढ़ा हमने, चलो नहीं जो भी है। अब इसी तरह का एग्जाम्पल में कभी बाहर की तरफ फोर्स लगे तो हमेशा एक एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप होगा, ये मैंने पढ़ा है कभी मुझे पता नहीं, लेकिन यहां पे कोशिश करता हूं एक बार और बताने की, शायद बताया हो। एक्स्ट्रा टेंशन कभी निकालना है तो आपको जो टोटल रेडियल फोर्स लग रहा है, टोटल रेडियल फोर्स यानी टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल फोर्स है, और डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देंगे तो टेंशन का आंसर आएगा। कैसे आएगा? ये भी डेराइव करने की बात है, लेकिन ना तो डेरिवेशन को याद रखता है, यही फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत बड़ी महानता है। तो क्या लिखा है, तो आप समझना क्या मतलब है। अगर मान लो यहां पे एक छोटा सेगमेंट मैंने लिया और इस पे 1 न्यूटन का फोर्स है, और नेक्स्ट सेगमेंट पे भी 1 न्यूटन का फोर्स है, तो 1 + 1 कितना हो गया? वेक्टर्स हम नहीं कर रहे, केवल वैल्यू को ऐड कर दे रहे। आगे भी 1 न्यूटन मान लीजिए, ऐसे 100 जगह फोर्स लग रहा है, तो आप बोलेंगे टोटल 100 न्यूटन का फोर्स है, जो आ गया टोटल फोर्स उसको किससे डिवाइड कर दो? 2 पाई से। इस तरह के 3-4 सवाल बनते हैं दुनिया में अलग अलग चैप्टर में, सबका आंसर ऐसे ही निकालना है। मैं आपको बताता हूं, मान लो यहां पे डीएल लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया तो उस पर फोर्स लगा आई डीएल बी, अगले सेगमेंट पे कितना लगेगा? नेक्स्ट वाले पे, तो सारे आईडीएल भी ऐड कर दे तो टोटल रेडियल फोर्स कितना हो जाएगा? आई
एल बी कर दो, उसको किससे डिवाइड कर दो, लेकिन लेंथ ऑफ जो सर्कल है, ये तो आई एल बी बोला ना, पूरा लेंथ ऑफ सर्कल कितना है, तो आई 2 पाई आर बी अपॉन 2 पाई कर देंगे तो बताइए कितना आंसर आ गया। ये किसका आंसर आ गया। ऐसे कभी भी रेडियली आउटवर्ड खींचो तो सर्कल टाइट हो जाएगा। एक और एग्जांपल बोलता हूं, अब आप मुझे वैसे ही बता देना। एम मास का एक रिंग है जिसको मैंने ऐसे घुमा दिया, सर्कल में घुमा दिया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर पार्टिकल पे किधर लगने लगेगा, बाहर लगने लगेगा। बोला इसमें टेंशन कितना डेवलप हो जाएगा, तो आपने बोला पूरे सर्कल का मास अगर m है और ओमेगा से अगर हमने घुमा दिया तो हर छोटे पार्टिकल dm पे बाहर लगेगा dm r ओमेगा स्क्वायर, dm r ओमेगा स्क्वायर, dm r ओमेगा स्क्वायर, सारे dm ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाय 2 पाई। चलो ये थोड़ा इमेजिनेशन हुआ हो तो एक और इमेजिनेशन देखो। अगर मैं एक रिंग ले लूं जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्म Q2, इधर बन नहीं पा रहा, और सेंटर पे मैंने चार्ज ले दिया प्लस Q1, सेंटर पे चार्ज रख दिया। जैसे ही सेंटर पे रखेंगे तो ये सेंटर का चार्ज इस सर्कल के चार्ज को हर जगह रिपेल करने लगेगा। अगर ये रिंग इलास्टिक मटेरियल का, रबर टाइप का होता तो ये अपने आप, क्योंकि हर जगह धक्का दे रहा है ना, एक्सपैंड होता, यानी कि इस रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाएगा क्योंकि हर जगह रेडियली आउटवर्ड फोर्स है। अगर इस सेंटर वाले चार्ज का वैल्यू Q1 है और सरफेस पे जो चार्ज है मान लो यहां पे वो DQ चार्ज है, DQ, तो Q1 और DQ के बीच में डिस्टेंस R है, फोर्स बोलो Q1 DQ बाय R स्क्वायर। अगले DQ पे कितना होगा, Q1 DQ बाय R स्क्वायर, और सारे DQ का फोर्स अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा, अब DQ मिला के Q2 कर दो क्योंकि टोटल रिंग का चार्ज Q2 है, क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाय और डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दो, टेंशन आ जाएगा। ये कहानी हर चैप्टर में काम कर सकती है जिसमें भी रेडियली आउटवर्ड फोर्स से अगर सर्कल में टेंशन पूछा जाए। पहले छोटे सेगमेंट का निकालो और छोटे सेगमेंट के फोर्स को लगातार ऐड करके टोटल फोर्स बना लो, जितना टोटल फोर्स आ गया उसको 2 पाई से डिवाइड करोगे तो टेंशन आएगा। तो हाँ जी सर ये तो एक्स्ट्रा टेंशन हो गया, इसका मतलब कि पहले भी टेंशन होता होगा। हाँ, क्योंकि भाई देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स हमेशा ही रहता है। जैसे कि अगर ये जो Q2 चार्ज है तो Q2 चार्ज में जो जितने भी Q2 के चार्ज है वो सब पॉजिटिव है, तो Q2 का एक टुकड़ा Q2 के दूसरे टुकड़े को रिपेल नहीं कर रहा होगा क्या। तो Q2 के पूरे सर्कल में जो एक चार्ज है वो दूसरे को रिपेल करो, सब आपस में पहले से ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो पहले से थोड़ा सा टेंशन तो पहले ही रहा होगा। फिर मैंने सेंटर पे क्या रखा, Q1, अब मैंने कौन सा वाला टेंशन पूछा, Q1 की वजह से कितना बना एक्स्ट्रा वो पूछा। समझ गए क्या। हम ये नहीं कह सकते कि दो पार्टिकल के बीच में मॉलिक्यूल्स का कोई फोर्स ही नहीं पहले से लग रहा है, वो लग रहा होगा, लेकिन हमने जो करंट फ्लो कराया उससे मैग्नेटिक फील्ड में जो एक्सपेंशन की टेंडेंसी बन रही है उसकी वजह से कितना टेंशन आया। समझ गए क्या। हो सकता है पहले ही थोड़ा मोड़ा टेंशन हो, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से अंदर टेंशन बन रहा, मुझे क्या मतलब है। ठीक है भाई, तो नॉर्मली टेंशन या एक्स्ट्रा टेंशन लिखा रहेगा, तो हमारा जो सवाल चल रहा है उसकी वजह से जो टेंशन डेवलप है उसको ही पूछा होगा, इसलिए ये एक्स्ट्रा टेंशन लिख देते हैं। फोर्स बिटवीन टू, अच्छा अब ये हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला समझ गए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फॉर्मूला आई dl क्रॉस बी, dl लेंथ का। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रेट वायर या टेढ़ा मेढ़ा वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो फॉर्मूला है आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी। और एल इफेक्टिव का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों एंड को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके एल इफेक्टिव आ जाएगा। अगर वायर पहले से ही स्ट्रेट है तो वही एल और एल इफेक्टिव सेम हो गया, लेकिन कोई भी और शेप में दिया हुआ है तो दोनों एंड। समझ गए क्या। अब ऐसे पार्शियल भी पूछा जाता है। पार्शियल मतलब जैसे इस सवाल में सेमी सर्कल था
लेकिन बोल रहा है कि इस पॉइंट तक मतलब क्वार्टर सर्कल तक कितना फोर्स, इतने सेगमेंट पर फोर्स बताओ क्वार्टर सर्कुलर सेगमेंट पे। तो आप कहेंगे यार क्वार्टर सर्कल को ज्वाइन कर दो ना लाइन से, तो ये कितना लेंथ हो गया? अरे रेडियस वा के टर्म्स में बोलो। √2r। √2r। अरे लल्लू लाम, क्वार्टर सर्कल बोला रे, क्वार्टर सर्कल राइट एंगल तो होगा ही। क्या लिखा है वो? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ही आसान भी है। एक वायर के जिसका लेंथ इनफाइनाइट है उसके पैरेलल में एक और इनफाइनाइट वायर लिया, लेकिन उस इनफाइनाइट वायर के लेंथ एल पे फोर्स हम पूछेंगे। मतलब दो में से एक इनफाइनाइट होगा, दूसरा फाइनाइट भी हो सकता है। और अगर पूरा इनफाइनाइट होगा तो उसमें लेंथ पूरे लेंथ पे निकालोगे तो इनफाइनाइट फोर्स लग जाएगा, ILB। लेंथ इंफिनिटी है तो फोर्स भी इनफिनिटी, इसलिए दूसरे वायर का लेंथ क्या रखते हैं? फाइनाइट रखते हैं, और इसी पे फोर्स निकालते हैं। वायर दो हैं, जैसे चार्ज दो होते थे और हमें फोर्स निकालना होता था तो एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज मल्टीप्लाई कर देते थे, याद आ गया? जैसे अर्थ के सामने कोई प्लेनेट है और या सन के सामने कोई प्लेनेट है और फोर्स पूछा प्लेनेट पे, तो सन का फील्ड निकाल के प्लेनेट का मास मल्टीप्लाई, कुछ याद आया क्या? अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बोला इस पे फोर्स बताओ, तो अर्थ के फील्ड पे वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही करते हैं। यदि दो चार्ज अगर हैं या दो वायर हैं तो फील्ड कौन बनाएगा? मतलब फोर्स निकालने के लिए फील्ड कौन बनाएगा? फील्ड एक बनाएगा, वैसे दोनों बनाएंगे, लेकिन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फील्ड कौन बनाएगा? एक फील्ड बनाएगा और दूसरे का लेंथ मल्टीप्लाई, समझ गए क्या? IDL क्रॉस भी करेंगे तो एक तो लेंथ देगा और दूसरा मैग्नेटिक। तो अगर इस वायर पे I2 पे फोर्स चाहिए तो फील्ड किसका लेना पड़ेगा? I1 का। फील्ड दोनों बनाते हैं लेकिन फील्ड I1 का लेंगे। तो I1 का फील्ड, यहां पे वायर पैरेलल है, डिस्टेंस d रखा, तो आंसर आया μ0 I1/2πd। समझ गए? अब देखो हर पॉइंट d डिस्टेंस पर है क्योंकि वायर पैरेलल रखा है, तो वायर के अलग अलग पॉइंट I2 पर फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट चल रहा है कि बदल रहा है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही केस हो जाएगा। ये स्ट्रेट वायर है, लेंथ L है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? फोर्स का वैल्यू ऑन वायर I2 L/B1। किस वायर पे फोर्स ले रहे हैं? L लेंथ के जिसमें करंट I2 है, ILB। एंगल 90 डिग्री चल रहा है, कैसे पता? बताओ वहां पे वायर के करंट के हिसाब से व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट? इनवर्स। ठीक है। अब ये जो वायर रखा है ये बाजू वाले वायर के इनटू द प्लेन वाली मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो ऊपर है करंट, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? साइड वाले वायर का है। DL क्रॉस भी करेंगे तो फोर्स लगा, अरे लल्ला, तो आंसर क्या आया? μ0 I1/2πd। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इंटू I2 इंटू L। समझ गए? फोर्स का फॉर्मूला याद कर लो। ये फोर्स का फॉर्मूला 2-3 वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे ना μ0 का डायमेंशन फॉर्मूला बड़ा आसानी से मिलता है। L क्या है, D क्या है, ये दोनों कट गए, तो फोर्स अपॉन करंट का स्क्वायर करेंगे तो μ0 आ जाएगा। समझ गए क्या? तो किसी ने आपको अभी रटने की जरूरत नहीं फॉर्मूला। हाँ, और करंट 2 बार है, A-2 और, तो अगर आपको पूछा जाए μ0 का डायमेंशन फॉर्मूला और आप भूल गए कि μ0 क्या होता है, याद है? परमिएबिलिटी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन इसका पूछ लिया तुम भूल गए तो फोर्स अपॉन करंट स्क्वायर कर दे रहे, यानी एम्पियर स्क्वायर कर दे रहे, करंट स्क्वायर कर दे रहे, तो फोर्स हो गया MLT-2। फिर ये हमारा आंसर आ गया। क्या हम लोग μ0 का डायमेंशन फॉर्मूला B = μ0 I/2R से नहीं निकाल सकते हैं? अबे तो B का भी याद नहीं होगा ना, जिसको μ0 का याद नहीं है उसका B का क्यों याद होगा? तो उससे B का वैल्यू इधर से निकाल लेंगे।
लेकिन बी का डायमेंशन फॉर्मूला भी अभी जो फॉर्मूला पड़ा, फोर्स इक्वल टू आई एल बी, यही तो चल रहा है, फोर्स इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला इससे बड़ा आसानी से निकल आएगा, फोर्स अपॉन आई एल कर देंगे तो, समझ गए क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आप फोर्स वाले फॉर्मूले से दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना, हमेशा याद रहेगा। सो गई, सो गए क्या? नहीं, केवल लेटे, अभी नींद आई नहीं थी कि सर आप बोले जा रहे हो, आई नहीं रही नहीं है? स्कूल में सो रहे थे क्या तुम लोग? सो जाते हो? हैं? तो ये तो बोले थे तुम लोग, तो उस दिन बोल रहे थे गगन जब आया था कि सोना अलाउड होता है स्कूल में। सर स्पॉटलाइट कर दो। ओ स्पॉटलाइट नहीं है, एक मिनट, कैसे करते हैं? पिन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हाँ, स्कूल का काम केवल आपका सिलेक्शन मुश्किल करना है, मतलब आसानी से सिलेक्शन हो सकता था, वो लाइफ में चैलेंज बढ़ाते हैं जिससे कि आपको फीलिंग और अचीवमेंट आए कि हमने बड़ी मेहनत से सिलेक्शन पाया है। आसान नहीं रहे रास्ता, और ये पूरा अक्रॉस इंडिया बीमारी है, पूरे इंडिया में बीमारी है ये। बहुत ही कम स्कूल हैं जो सचमुच मतलब कमिटेड हैं जेई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट के लिए। कुछ स्कूल्स हैं बहुत कमिटेड हैं, एक उसमें हमारे पास एक दो स्कूल है जो चल रहे, वहां पे डीपीएस गाजियाबाद और डीपीएस आगरा, गजब उनमें स्कूल मैनेजमेंट अजीब लेवल पे खेल रहा है वहां पे, उनको मतलब नहीं है अपना स्कूल की पढ़ाई से। मतलब वो जो है, एक तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, सारे अच्छे बच्चे उस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में डालते हैं, है ना, मतलब पढ़ना ही है तुम्हें इस इंटीग्रेटेड, तुम स्कूल आए मतलब ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तुमको पढ़ना ही है, तुमने स्कूल में एडमिशन लिया, पढ़ो पूरा, जेई की तैयारी करनी है तुम्हें, या जो नीट जेई जो भी कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर छोड़ देते हैं कि नहीं करो, पढ़ना ही है। और डबल नहीं पढ़नी है फिजिक्स, डबल केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, तो स्कूल का सारा बर्डन हटा देते हैं उन बच्चों पे। लेकिन आपको उस ग्रुप में आने के लिए लगातार प्रूफ करना, मतलब हर टेस्ट में एक उनका क्राइटेरिया कि इतने मिनिमम नंबर लाओगे तभी हम ये बर्डन हटाएंगे, नहीं तो इस बैच से हटाएंगे, फिर नॉर्मल रहो तुम। तो बच्चे पढ़ रहे हैं और मेहनत करते हैं उस बैच में रहने के लिए, जिनको पढ़ना है भाई। अच्छा, स्कूल का टाइम भी बच गया, सारा कोचिंग का भी काम उसी में हो गया, सारे अच्छे टीचर भी पढ़ा के निकल लिए, कोई स्कूल का टीचर नहीं पढ़ाएगा उनको, ये भी और फायदा हो गया, क्योंकि फिर 10 बार कॉन्सेप्ट बिगड़ता है, इनने ये बता दिया उनने वो बता दिया। अच्छा चलता, डीपीएस गाजियाबाद भी ऐसे ही करता है, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं हमेशा, इसलिए एक यहाँ डीपीएस, ये मैंने बोला कि एक तो फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे म्यू नॉट हमको याद हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला इसलिए नहीं है, ये तो हमारा फायदा हुआ। प्रैक्टिकल इसमें फायदा ये है कि इससे करंट का डेफिनेशन बनता है। करंट का डेफिनेशन मतलब ये म्यू नॉट का वैल्यू मैंने याद आपको बताया था 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -7 हो जाएगा। अगर एल का वैल्यू 1 मीटर और डी का वैल्यू 1 मीटर रख दे तो, और I1 I2 इक्वल कर दे, तो जिस करंट के लिए फोर्स का वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर 7 न्यूटन हो जाएगा, उसी करंट को 1 एम्पियर करंट कहेंगे। समझ रहे हो? लोगों का प्रॉब्लम यह था कि 1 एम्पियर करंट कुछ होना तो चाहिए, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड करेंगे तो, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किसी समय वायर में कितने करंट को 1 एम्पियर कहें? क्योंकि वायर में चार्ज चल रहा दिखाई देता है क्या? वायर में चार्ज चल दिखता है क्या? नहीं दिखता। हम जैसे
किसी वाटर किसी ट्यूब में फ्लो करे तो पानी निकलते हुए दिखाई देगा, उसको हम भर भी सकते हैं किसी डिब्बे में, समझ गए क्या? तो 1 सेकंड में किसी डिब्बे में कितना वॉल्यूम भर गया, उससे हम बता देते हैं कितना रेट ऑफ फ्लो है, समझ गए? 1 सेकंड तक देखा, फिर टैप बंद कर दिया, 1 सेकंड तक खोला या 5 सेकंड तक खोला, टैप बंद कर दिया, 5 सेकंड में 5 लीटर आ गया अगर मान लो बाहर, तो तुम कहोगे 1 लीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि ऐसे वायर रखे तो इलेक्ट्रॉन गिरते जा रहे, फिर हमने कलेक्ट कर ली, देखा अरे 50 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में, इतना करंट, ऐसे बता सकते नहीं। तो ये वाला डेफिनेशन से करंट का वैल्यू पता चलता है। अब ये एक्सपेरिमेंट पकड़ लो, इसमें एक बैटरी लगा दिया और ये इनको नीचे से जोड़ दिया, तो मतलब जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वही इसमें फ्लो कर रहा है, समझ गए क्या? दोनों में एक ही करंट फ्लो करेगा। अब जब एक ही करंट फ्लो करेगा तो I1 I2 बराबर हो गए। लेंथ का वैल्यू कुछ ले लिया, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 8 मीटर जो मर्जी आपकी, और सेपरेशन का वैल्यू भी आपकी मर्जी, 1 मिलीमीटर 1 माइक्रोमीटर कुछ ले लिया। मतलब यहां पे वैल्यू रख देंगे, यहां पे अगर मान लो 5 मीटर का वायर लिया तो 5 मीटर रख देंगे, यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस तो 1 माइक्रोमीटर रख देंगे, उसके हिसाब से हमको फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 1 एम्पियर करंट के लिए। तो मान लो यहां 5 रखा, μ0/2 का वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -7, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर कर दिया, डिस्टेंस ये लेंथ का वैल्यू 5 मीटर कर दिया, और इसमें 2 पाई डी है, डी की जगह नहीं, 2 पाई तो गायब हो गया, डी की जगह लिखा 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसा करने पर अब मुझे बताओ बच्चों कि क्या आंसर आ रहा है? 1 आ रहा, 1 मतलब 5 मीटर के वायर पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे तो फोर्स का वैल्यू 1 न्यूटन। ये वैल्यूज हमने ऐसे सेलेक्ट किया, 1 न्यूटन आ गया। अब यहां पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देंगे, ठीक है, और स्प्रिंग बैलेंस को इतना टाइट रखेंगे कि वायर जैसे अट्रैक्ट होगा तो पीछे नहीं जाए, रीडिंग बढ़ती रहे लेकिन स्प्रिंग बैलेंस मतलब वायर आगे ना जाए, उसको खींच के वापस पीछे ले आएंगे कितने डिस्टेंस पे। अब आप सोचना, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है मान लो, तो मैंने जैसे ही बैटरी ऑन की और रियोस्टैट का वैल्यू धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया तो सर्किट में करंट बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो यानी वायर अट्रैक्ट होने लगेगा, तो वायर अट्रैक्ट होकर पास आना लग रहा है, मैंने क्या कर रहा है उसको स्प्रिंग बैलेंस से ऐसे बाहर खींचना स्टार्ट किया, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे स्प्रिंग की रीडिंग 1 न्यूटन हो जाएगी हम समझेंगे इस समय करंट का वैल्यू। उस समय एमीटर में जहां पर डिफ्लेक्शन चल रहा होगा उसी जगह पर मार्क लगा के क्या लिख देंगे, और फिर उसके स्केल को यूनिटरी मतलब ऐसे ऐसे टक 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 डिवीजन, सिमिलर थिकनेस डिवीजन डिवाइड कर देंगे, ये बन गया। अब एक एमीटर अगर तैयार हो गया ऐसा, तो उसके सीरीज में दूसरा एमीटर लगाएंगे और कोई भी करंट फ्लो करेंगे, जितने में इसका 1 एम्पियर आ रहा है तो आगे वाले पे भी 1 एम्पियर है, तो उसके भी डिवीजन में 1 एम्पियर 2 एम्पियर कहां पे आएगा लिख देंगे, समझ गए क्या? तो सारे एमीटर आपस में कैलिब्रेट हो जाएंगे। लेकिन किसी ने तो बताया होगा ना कि 1 एम्पियर करंट कितने बोलते, तो इसमें क्या पूछते हैं, स्कूल में भी पूछते हैं, प्रैक्टिकल में भी पूछते हैं ना, किसी पूछा अभी है? 5, अच्छा 5 स्टार लगा दिए। एम्पियर की डेफिनेशन स्कूल में लिखाई गई है, तो वही है, ये एम्पियर की डेफिनेशन स्कूल में बहुत पूछते हैं, फेवरेट होता है उनका, लेकिन वो केवल डेफिनेशन पूछ रहे हैं, उनको उससे फर्क ही पड़ रहा है कि इसका क्या प्रैक्टिकल पर्पस है। प्रैक्टिकल पर्पस समझ गए ना, कि सचमुच लोगों ने ये इसी से पता लगाया कि करंट कितने करंट को 1 एम्पियर बोले, भाई दिखता थोड़ी ना है। 2 वायर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो फोर्स सेम, लेकिन फोर्स कैसा होगा, समझ गए? रिपल्सिव क्यों, ये फोर्स डीएल क्रॉस भी करेंगे इधर और इधर, समझ गए? तो आपको याद रखना, अभी चार्ज का उल्टा कहानी है, जब सेम चार्ज होता था तो रिपल्शन होता था, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन है, और अपोजिट करंट है तो रिपल्शन है, थोड़ा याद रखना है, ठीक है? सवाल कैसा बनता है, एक वायर दे दिया इनफाइनाइट, ये फिक्स्ड वायर है, उसके ऊपर एक वायर और दिया, ये मास सेम, लेंथ एल, करंट I2 करंट I1 के 2 वायर हो गए, और ये डी डिस्टेंस है। बोल रहा बताओ इनको बैलेंस करने की इक्वेशन या मास का वैल्यू बता दो या डी का वैल्यू, कुछ एक सवाल पूछ लिया, तो आप बोलेंगे एक फोर्स तो लग रहा है रिपल्सिव, देखा क्यों रिपल्सिव क्यों, और एक ही वर्टिकल प्लेन में तो आपने बोला एक लग रहा है mg,
ये mg क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, और ये मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव हो गया। अगर बैलेंस हो रहा है तो mg इक्वल टू, तो mg का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। समझ गए क्या? इससे आंसर आ गया। अब आप इसको फोटो को ध्यान से देखो, फोटो को ध्यान से देखो बच्ची, सीधे बैठो, हाँ सीधे। अब इस वायर का जो डिस्टेंस d है, गैप, अगर मैं उसको थोड़ा सा ऊपर वाले वायर को नीचे पुश कर दूं, कितना पुश कर दिया? थोड़ा सा पुश कर दिया x। अब ऐसे पुश कर दोगे तो गैप कम हो जाएगा, तो क्या होगा? mg बढ़ जाएगा। अरे उल्टा वो, कौन सा फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा? mg तो वही है, या तो रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। इसे दबा के छोड़ दें तो क्या होगा? ऊपर भागेगा, ऊपर मीन पोजीशन क्रॉस करके ऊपर गया तो रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, तो फिर नीचे आ जाएगा। कैसा मोशन होगा? ऑसिलेशन अगर छोटे एम्पलीट्यूड का हो तो पूछा सवाल में फॉर स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशन। सर लेकिन फिर से बताइए ना। है जी? सर फिर से बताइए ना। आवाज नहीं समझ में, फिर से, हाँ फिर से बताते। वर्टिकल ऑसिलेशन फाइंड टाइम पीरियड। कभी याद है आपको, हम लोग एसएचएम में टाइम पीरियड भी निकाल पाते थे, 2 पाई रूट, हाँ तो m बाई के लिख देंगे, 2 पाई रूट m बाई के क्या होता है? हाँ, जब सवाल में स्प्रिंग नहीं भी हो तो भी क्या बोलना है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें स्प्रिंग है क्या? स्प्रिंग है इसमें? नहीं हो सकता हो? अच्छा, स्प्रिंग नहीं है तो फिर के किसको बोलते हैं? हाँ, जब भी एसएचएम करेगा पार्टिकल तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्ले, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही के बोलते हैं। उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट होना जरूरी, कोई भी कांस्टेंट के हो सकता है, वो जो एग्जांपल कर रहे हो उसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। हमने इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर दिया? अब आप समझो फिर से, अगर दो वायर में वर्टिकल प्लेन सेम है तो नीचे वाले वायर और ऊपर वाले वायर में अपोजिट करंट है, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है। मैंने बोला नीचे वाला वायर इनफाइनाइट लेंथ का फिक्स्ड है, मतलब वो नहीं चला रहे, वो फिक्स कर रखा है। तो ऊपर वाले वायर को जैसे रखा तो वो बैलेंस हो गया। कितने डिस्टेंस पे बैलेंस हो गया? डी डिस्टेंस पे बैलेंस हो गया। इसका मतलब है mg और डी डिस्टेंस वाला रिपल्सिव फोर्स बराबर होगा, तभी बैलेंस हो गया। तो मैंने बोला ऐसे बैलेंस है। ये ऊपर वाला वायर हवा में उड़ रहा है लेकिन बैलेंस है, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऊपर लग रहा है, ना नीचे जा रहा ऊपर जा रहा। फिर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे दबा के छोड़ा, तो जैसे ही नीचे दबाएंगे रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई डी, डी का वैल्यू d माइनस एक्स हो जाएगा। तो जैसे ही ये डिस्टेंस कम होगा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, तो छोड़ेंगे, ऐसे दबा के छोड़ा तो पड़ाक से ऊपर भागेगा, ऊपर भाग के मीन पोजीशन क्रॉस करके और ऊपर निकल जाएगा। तो तुम बोलेंगे डिस्टेंस जो डी से बड़ा हो गया तो रिपल्सिव फोर्स mg से छोटा हो जाएगा, तो mg इसको वापस नीचे खींच लेगा। तो नीचे जा रहा है तो फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर जा रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है, तो दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेशन करेगा, ये बात तय है। वो ऑसिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एसएचएम, क्योंकि कैसा ऑसिलेशन ले रहे हैं? स्मॉल। अब फोर्स का वैल्यू देखो, आपको याद होगा कि फोर्स ना जैसे मीन पोजीशन पे, अच्छा बताओ mg और मैग्नेटिक दो फोर्स लग रहे हैं, वेरिएबल फोर्स कौन सा है? तो मैंने आपको सिखाया था जब एसएचएम पढ़ रहे थे कि एक फोर्स वेरिएबल जरूर होगा, मतलब कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल फोर्स जरूर होगा। और वेरिएबल के वैल्यू में जो चेंज आता है बस उस चेंज को ही नेट फोर्स बोलते हैं। अब आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये एसएचएम में पढ़ाया था मैंने। मान लो जहां पर बैलेंस है वहां पे mg का वैल्यू 10 न्यूटन है, तो इस रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 10 न्यूटन। जहां बैलेंस हो रहा है वहां पे mg का वैल्यू 10 न्यूटन है, तो रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू, अब हमने नीचे दबा दिया तो mg का वैल्यू अब कितना हो गया? वो 10 ही रहेगा। तो ऊपर वाले फोर्स का वैल्यू भी 10 है क्या इस समय? ऊपर वाले फोर्स का वैल्यू मान लो 12 न्यूटन हो जाए, बढ़ गया ना, 12 हो गया। तो आप कहेंगे यार
अभी 10 नीचे लग रहा, 12 ऊपर लग रहा, नेट फोर्स कितना है? लेकिन ध्यान से देखो तो जिसका वैल्यू अभी 12 हुआ, पहले उसका वैल्यू भी 10 था, तो 2 न्यूटन उतना ही है जितना इसके पुराने और नए वैल्यू का डिफरेंस है। कुछ समझे क्या? ठीक है, तो बताओ इस समय रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा है बैलेंस वाली जगह पे? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और जब x नीचे दबा देंगे तो कितना डिस्टेंस रह जाएगा? तो d की जगह d माइनस एक्स आ जाएगा नीचे से। तो फोर्स में चेंज कितना आया? वही रिस्टोरिंग फोर्स ले रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन, ये अभी हो गया, पहले से कितना था? इसमें से जो कॉमन है उसको खींच लेते बाहर। म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई, ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन डी माइनस एक्स माइनस 1 बाई डी। ठीक, अब इसको एलसीएम ले लेते तो d इंटू डी माइनस एक्स हो जाएगा, ऊपर x बचेगा। समझ गए क्या? ठीक है, तो आंसर बना म्यू नॉट I1 I2 L x अपॉन 2 पाई डी डी माइनस एक्स। अब आपको मैंने सिखाया था कि जब न्यूमरेटर में कोई x आ जाए वो तो हमें चाहिए, के x बनेगा, लेकिन डिनोमिनेटर वाला x नहीं चाहिए, वो भी किसके साथ लगा हुआ है? अगर d बहुत बड़ा और x बहुत छोटा है, बहुत छोटा क्यों लिखा? क्योंकि छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहा है ना, x बहुत छोटा है, तो d माइनस एक्स का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली d के ही बराबर है, तो d माइनस एक्स को क्या लिख देंगे? d लिख देंगे। तो अब ये आंसर बना म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एक्स। आपको दिखा k का वैल्यू? यस सर। अगर k का वैल्यू आ गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m बाई के। लेकिन याद रखिए ये भी एक इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो आपको यही इक्वेशन mgx बाय डी दिखेगा। k का वैल्यू क्या आया? तो 2 पाई रूट डी बाय जी आंसर। पेंडुलम टाइप का ही आंसर आ गया। क्या लिखा है? अब हमारा मतलब ये फोर्स का आखिरी पॉइंट है। फोर्स यूनिफॉर्म वायर पे लगाया। अब तो आप एक एग्जांपल देखिए, ये करंट I1 का वायर है और यहां से d डिस्टेंस पे एक I2 का वायर लिया जिसका लेंथ L है, लेकिन इस बार फोर्स का फॉर्मूला पहले जैसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वायर का लेंथ पे आगे चलोगे तो पहले वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बदल रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां साइड में निकालोगे तो इस लेंथ के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम। अगर ये वायर ऐसे पैरेलल लगा रहता तो सारे डिस्टेंस हर बार सेम होते तो यूनिफॉर्म दिखता। तो हमको जब भी नॉन यूनिफॉर्म लिखना है तो फोर्स का फॉर्मूला लिखने के लिए आई डीएल क्रॉस बी, यानी कौन सा टुकड़ा ही लेना पड़ेगा? स्मॉल। यहां पे ले रहे हैं, यहां गए x डिस्टेंस पे और एक छोटा सेगमेंट कट किया, कितने लेंथ का? तो अभी हम पहले फोर्स किस पे निकालेंगे, लेकिन वो कितना दूर है? तो I2 dx म्यू नॉट I1 बाय, ये कोई समझा? ये किसका मैग्नेटिक फील्ड लिखा है? I1 वाले का। और किस पे फोर्स ले रहे हैं? I2 वाले पे। बताओ फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हो? पहले I1 वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालोगे तो इनटू द प्लेन आ जाएगी। फिर यहां करंट राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स लगाया तो ऊपर फोर्स लगा डीएफ। आगे वाले सेगमेंट में भी सेम करंट और सेम मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स किधर लगेगा? तो हर सेगमेंट पे फोर्स ऊपर लगेगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बस वही लिखना है, म्यू नॉट
I1 I2 अपॉन 2 पाई ln d प्लस एल बाय डी। थोड़ा ध्यान देना फोर्स का आंसर, ये वायर के इस एंड से इस एंड तक मुझे इंटीग्रेट करना है। ये एंड इस वायर से पहला पॉइंट कितना दूर है, तो x का फर्स्ट लिमिट क्या चल रहा है, d चल रहा है, और वायर के दूसरे एंड तक पहुंचोगे तो इस वायर से कितना दूर निकल लोगे, तो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट d प्लस एल है। x हमने कहां से मेजर किया है, लंबे वाले वायर से, और दूसरा वाले वायर का पहला पॉइंट कितना दूर है, d, और आखिरी वाला पॉइंट कितना दूर है, समझिए ना। तो यहां पे पहुंचने के लिए x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, और इस एंड पे पहुंचने के लिए x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, d प्लस एल। समझे? होमवर्क I1 d I2 L, लेकिन कितने एंगल पे लगा हुआ है ये रॉड, सामने से थीटा एंगल पे है। जैसे थीटा अगर 0 डाल दें तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और थीटा अगर 90 डाल दे तो पैरेलल वाला आंसर आएगा, लेकिन अभी हमको थीटा वाला ही आंसर चाहिए। समझ गए? हाँ अभी रुक जाओ। हाँ नहीं, अभी और होमवर्क भी दे रहा हूं ना। एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, तीनों वायर पैरेलल है, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर है, ये फाइनाइट है, इसका लेंथ एल है, इसमें करंट I1 है, इसमें भी करंट I1 है, नहीं इसमें करंट I1 है, और इसमें करंट I2 है, इसका गैप एल, एल और एल, डी लिख देते हैं, डी, डी एंड डी। तो आपको वायर सी पे फोर्स चाहिए, फोर्स ऑन वायर सी। ठीक है, दोनों नीचे वाले इनफाइनाइट है, ऊपर वाला एल लेंथ का है। तो पैरेलल वायर के बीच में कैसा फोर्स होता है, आप बोलेंगे भाई डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम है तो अट्रैक्टिव होगा। चार्ज का उल्टा बोलना है, सेम के लिए अट्रैक्टिव बोलना है, और अपोजिट के लिए, चार्ज में जैसा बोलते तो उसका उल्टा बोलना है। ठीक है, तो देखो ए और सी में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स कैसा बनेगा, रिपल्सिव, ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, सी पे फोर्स ले रहे हैं, और ऐसे बी की वजह से भी रिपल्सिव वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। लेकिन इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऐसे 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं एक वायर ऐसा ले लूं, ये I1 हो गया, ये I1 हो गया, और ये I2 हो गया, अभी भी ए बी एंड सी है, या इसी में कर देते फोर्स, अगर बी पे ले लेते, समझ गए क्या, तो ए बी एंड सी है, और ये अभी सब डिस्टेंस डी अभी भी है, तो अभी सी पे फोर्स चाहिए, यही सवाल फिर से चल रहा है। तो ए की वजह से अट्रैक्टिव होता है, समझ गए, और बी की वजह से, तो फिर आप उन दोनों का रिजल्टेंट बना सकते थे। ठीक है, कर लेना। एक और सवाल, ये वायर में दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, इनफाइनाइट वायर है, ए वायर है, बी है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, इसके बीचों बीच एक तीसरा वायर लेंथ एल का, और इसमें करंट I2, लेकिन देखो प्लेन परपेंडिकुलर है, दो वायर ऐसे रखे हैं और बीच वाला वायर ऐसे रखा, समझ गए क्या, ये बीच वाले वायर का लेंथ कितना दिया है, और ये साइड वाले वायर इनफाइनाइट है, पहचान पा रहे हो, इसमें करंट I1 है, इसमें भी करंट I1 है। अबे ऐसे करो फिर ऐसे करो, दोनों का फील्ड ऐसे चलेगा, ऐसे परपेंडिकुलर का फील्ड हम निकाल चुके हैं, दो ऐसे पैरेलल वायर, यहां बीच में फील्ड निकाला था हमने, म्यू नॉट IH अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा बना था, उसी में हमने ये रखा वायर, अलग अलग पॉइंट पे दिखेगा। तो अभी ऐसे हैं ये दोनों वायर्स, फोटो समझ गए क्या, तो इस वायर पे फोर्स चाहिए, इस वाले पर। पहले हमने ऐसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था कभी, कछु नहीं हो रहा।
तो बस ठीक है, इतना कर लेना। अब इसके बाद हमारा तीसरा हिस्सा चालू हो जाएगा, विच इज प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डाइपोल। पहले डाइपोल पढ़ेंगे फिर प्रॉपर्टी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।